चलिए वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने कल्चरल रीजन्स की शुरुआत की है साउथ एशिया के क्षेत्र में। कल हमने कल्चरल रीजन के तौर पर पंजाब को पढ़ा बहुत बेहतरीन तरीके से और सिखिज़्म की विचारधारा को समझने की कोशिश की। आज हम अगले कल्चरल रीजन में हिमालयन स्टेट्स को देखेंगे। जब मैं हिमालयन स्टेट्स की बात करता हूँ, प्लीज़ डोंट कंसिडर देम ऑल ऑफ देम द कंट्रीज़, क्योंकि मैं इसमें कश्मीर की बात भी करूँगा तो आप उसे कंट्री तो नहीं कह सकते, वो तो भारत का हिस्सा है। ये बात अपने दिल में बस बसा लीजिए, इसे कभी भुलाइएगा भी मत। सांस्कृतिक रूप में और राजनीतिक रूप में वो भारत ही की धरोहर है और भारत की धरोहर भारत के साथ ही रहेगी, ये एक अटल सत्य है। ना किसी से लड़ाई है हमारी, ना किसी के प्रति हमारा द्वेष है, पर जो सत्य है वो सत्य है। अब किसी को यह प्रॉब्लम हो जाए कि हम सूर्य को कहते हैं, ये उसकी समस्या है, हमारी नहीं, लेकिन हमें उससे लड़ना नहीं। पर यह अटल सत्य है कि वो भारतीय धरोहर है, भारत ही के साथ रहनी है। हमारी धरोहर से हमें कोई विमुख नहीं कर सकता, हमारी लड़ाई किसी राज्य की तो है ही नहीं। ओके, तो हम हिमालयन स्टेट्स की जब बात कर रहे हैं तो हम कल्चरल रीजन्स के रूप में बात कर रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर रीजन, हम पढ़ेंगे नेपाल, हम पढ़ेंगे भूटान, और फिर हम इसके बाद आएंगे दैट ओशियनिक कल्चरल रीजन्स, जिसमें हम पढ़ेंगे श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो आज हम इस तरह के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र पढ़ेंगे, एक पर्वत एक समुद्र। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं और कहानी शुरू होती है कश्मीर से। जब मैं यहाँ कश्मीर बात कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ज़्यादा महत्व बात शब्द का कल्चरल है। कश्मीर मैं राजनीतिक रूप में लेता तो मैं जम्मू कश्मीर लिखता, और वो जम्मू कश्मीर जिसमें आज जब यूनियन टेरिटरी बन चुका है लद्दाख, तो तब वो पहले उसका हिस्सा ही था। ओके, और अगर टेक्निकली फिर देखा जाए तो आज की यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और आज की यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, हम इस कलेक्टिव क्षेत्र को पढ़ने जा रहे हैं। मैंने सांस्कृतिक रूप में अप्रोच किया तो मैंने कश्मीर ही लिखा है। ओके जी, तो कश्मीर का क्षेत्र देखिए, समझने का प्रयास करिए कि है क्या यहाँ का सिस्टम। देखिए, अंग्रेज़ों का भारत पर शासन था और एक कॉलोनियल पावर के रूप में, और जब वो आज़ाद करके गए भारत को तो पहले तो एक बंटवारा हुआ और वो बना पाकिस्तान, इसकी स्वीकृति हुई। दूसरी एक चीज़ ये बनी कि कौन सा भारतीय राज्य यहाँ पर मैं जब कैसे कह रहा हूँ, मतलब कि द प्रिंसली स्टेट्स, राजघराने, तो कौन सा भारतीय राजघराना अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए किस नेशन स्टेट के साथ जाना चाहता है, बताइए किसके साथ जुड़ना चाहता है? पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ, और तीसरा ऑप्शन कि अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहता है तो रह सकता है। तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को, भारतीय राजघरानों को, 3 ऑप्शन दिए। पहला कि या तो आप जा करके भारत से जुड़ जाइए, या पाकिस्तान से, या चाहिए तो इंडिपेंडेंट रह जाएं। जम्मू कश्मीर ने, यानी कि कश्मीर ने चुनाव किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा। ना तो वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा, ना भारत के साथ जुड़ा, उसने ये फैसला किया। शासन उस समय कश्मीर के महाराजा का था वहाँ पर। वो और उनके समर्थक हिंदू हुआ करते थे, धर्म से हिंदू थे। और अगर हम कश्मीर की बात करें उस समय की, तो 75% जो जनसंख्या है वो मुस्लिम इस्लाम को मानती थी, 25% के अराउंड जनसंख्या हिंदू पंथ को, हिंदू धर्म को मानती थी। ये व्यवस्था उस समय के लिए कारगर थी, कोई समस्या थी नहीं उस समय में। लेकिन जब यह फैसला लिया कश्मीर ने, तो उसके कुछ ही समय के बाद ये हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से कबाइली लोगों को कश्मीर में भेजा गया, और उन कबाइली लोगों में अधिकतर जो लोग थे वो खैबर पख्तूनवा के लड़ाके थे, जिन्हें हम पख्तूनवा लड़ाके भी कह देते हैं। उनकी कश्मीर के काफ़ी अंदरूनी क्षेत्रों तक एंट्री हो गई। समर्थन पाकिस्तानी सेना का ही था, प्लान भी उन्हीं का ही था, आर्म्स एंड वेपन्स भी उन्हीं के ही थे, सब कुछ उन्हीं का था। ये भारत पाकिस्तान की पहली जंग भी समझ लीजिए आप। अब ऐसे में कश्मीर ने जब ये पाया कि वो असमर्थ है उसका जवाब देने के लिए, क्योंकि दूसरी तरफ एक फुल फ्लेजेड स्टेट है ना, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, एक रियासत उससे नहीं लड़ पा रही, तो तब वहाँ के राजा, जो कश्मीर के शासक हैं, राजा हैं, उन्होंने अपने एक सलाहकार, जिन सलाहकारों में एक व्यक्ति है जो पॉपुलर लीडर है वहाँ का, मासेज उसे फॉलो करते हैं, जिसका नाम है शेख अब्दुल्ला, तो उनके कहने पर उस राजा ने भारत की सरकार को अप्रोच किया कि आप मेरी सहायता करिए पाकिस्तान के इन लड़ाकों और घुसपैठ के खिलाफ। भारत ने इस अवसर को समझा और अपनी सेनाएं वहाँ उतारी।
लेकिन भारत की यह उस समय में शर्त थी कि आपको जुड़ना पड़ेगा भारत के साथ आकर के, हम तभी सेनाएं वहाँ पर भेज सकते हैं। और इसी के तहत फिर कश्मीर का इंडिया में एक्सेशन हुआ, कश्मीर इंडिया में एक्सीड हुआ। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया। एक धारा 370 रची गई, जिसे आप धारा कहते हैं, टेक्निकली वो आर्टिकल 370 है, वो अनुच्छेद 370 है। आर्टिकल 370 बनाया गया संविधान का, जिसके तहत स्पेशल स्टेटस अकॉर्ड किया गया कश्मीर के क्षेत्र को। और ऐसे में जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस के अधीन आया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होकर के वो इंडियन यूनियन का हिस्सा बना। लेकिन अब इस समय इस जंग के दौरान जो परिस्थिति हुई वो यही हुई कि कश्मीर के एक बड़े हिस्से तक पाकिस्तानी लड़ाके और सेनाएं आ चुकी थीं और उन्हें पीछे खदेड़ते हुए, रिट्रीट कराते हुए भारतीय सेनाएं जहां तक पहुंची, वो सारा क्षेत्र आज LOC के रूप में जाना जाता है। उसके उस पार कश्मीर का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है, इधर का हिस्सा तो भारत ही के साथ था, और फिर आगे के समय में जा कर के कश्मीर का और भी काफ़ी बड़ा हिस्सा चीन कंट्रोल करने लग जाएगा। ओके, और लाइन ऑफ कंट्रोल एक चीज़ एग्जिस्टेंस में आ गई। इतनी बात समझ में आई? मैं एक इमेज के माध्यम से ये सारी बात आपको दिखा देना चाहता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए और कोई कन्फ्यूजन और डाउट ना रह जाए। ये इमेज अच्छी है और मैंने आपकी किताब ही से ली है, किताब से नहीं ली है, किताब वाली ले लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये देखिए, ये आपकी किताब की ही इमेज है। तो ये सारी कहानी हुई। आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनली ये रेड कलर की सारी लाइन जो है, दिस इज़ द जम्मू कश्मीर। लेकिन फिर हुआ ये कि उस समय में जो लड़ाके हैं उन्हें इस रेखा तक खदेड़ा गया, धीरे धीरे यहाँ तक खदेड़ा गया। वो यहाँ पर रुकी हुई है उनकी सेना, हमारी सेना भी उनके साथ यहीं रुकी हुई है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल बना हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल। इस लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ ये जो महत्वपूर्ण इलाका है, ये आज़ाद कश्मीर हुआ, ये सारा नॉर्दर्न एरिया कहलाता है। ये सारा ये सियाचिन ग्लेशियर का हिस्सा है जो भारत ने 1984 में ले लिया था। अब इस तरफ क्या हुआ, फिर इस तरफ अक्साई चीन का इलाका ये चीन ने कंट्रोल कर लिया और इंडिया चीन के बीच में यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC। और ऊपर ये इतनी टेरिटरी जो है ये पाकिस्तान ने चीन को लीज़ पे दे दी 1963 में। तो अब कुल मिला के अगर मैं जम्मू कश्मीर को देखूं तो उसमें ये येलो कलर का जो हिस्सा है सारा, ये इंडिया के कंट्रोल में है। ये सारा ग्रीन कलर का हिस्सा ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है और ये सारा का सारा अनकलर्ड सा हिस्सा ये सारा चीन के कंट्रोल में है। 3 स्टेट कंट्रोल करके बैठे हुए हैं एक राज्य को, एक क्षेत्र को। ओके, तीनों ही युद्ध नहीं करते आपस में, क्योंकि तीनों ही एक बात से सहमत हैं और जानते हैं कि तीनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, उसमें युद्ध नहीं करते। चीन, पाकिस्तान और भारत तीनों ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। ओके, अगर हम कश्मीर की बात करें तो शुरुआती तौर में मैंने आपको बताया कि हिंदू राजा एग्जिस्ट करता था वहाँ पर जब उसका एक्सेशन हुआ, और जनता में मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस्लाम को फॉलो करती थी, मुस्लिम थी। शुरुआती समय में ये व्यवस्था ठीक चलती रही, लेकिन उन्हें ये लगा फिर कि ऑथर जैसा मानता है कि पाकिस्तानी साइड पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसने कश्मीर साइड पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको उकसाना शुरू किया कि आप हमारे साथ खुद को एसोसिएट कर लीजिए। और दूसरी तरफ कई तरह के समीकरण बने, केंद्र सरकार के उस समय के राज्य सरकार के साथ क्या कंडीशंस पर सहमति बनी थी, वो आगे जा कर के फुलफ़िल हुई कि नहीं। जो वहाँ के पॉपुलर लीडर थे शेख अब्दुल्ला, उनका स्टैंड समय के साथ क्या रहा, फिर कैसे बदला, ये हमारे कश्मीर इशू के लेक्चर में डिटेल में हुआ है, आज करने की ज़रूरत नहीं। मुद्दे की बात यह है कि कश्मीर में एक समय के बाद एक मिलिटेंसी एग्जिस्टेंस में आई। इस मिलिटेंसी के एग्जिस्टेंस में आने का पक्का समय है 1987 के अराउंड का, और 1990-1991 में एक एक्सोडस एग्जीक्यूट हुआ
और वो एक्सोडस हुआ ख़ास तौर पर जो हिंदू कश्मीरी ग्रुप्स वहाँ पर रहते थे, दैट इज़ द कश्मीरी पंडित। आप कश्मीरी पंडित कहते हैं, पर आप ओवरऑल मान लीजिए तो कश्मीरी हिंदूज़, उनका वहाँ पर परसिक्यूशन हुआ और उनका वहाँ से पलायन हुआ। अब देखिए एक बात को समझिए, यहाँ पर हमें इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना कि गवर्नर किस धर्म से था, उसकी क्या भूमिका थी, परसिक्यूशन करने वाले कौन थे। मेन एस्पेक्ट यहाँ पर यह है कि अगर सारी चीज़ों को मैं पॉलिटिकल लेवल पर डिबेटेबल मानूं कि गवर्नर की मिस्टेक रही या केंद्र सरकार की मिस्टेक रही या वहाँ पर जो ज़मीनी नेता थे वो ये कहते हैं कि हमें गलत वे में प्रोजेक्ट किया गया, इन सारी चीज़ों को मैं अगर मैं पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा ही मानूं, एक चीज़ जो पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा नहीं होनी चाहिए वो फैक्ट है, वो ये कि पलायन हुआ, एक्सोडस हुआ, ये फैक्ट है। उसे कौन कैसे इस्तेमाल कर रहा है वो चॉइस है उसकी, मैं इसका विरोधी हूँ। आज के समय में या 1990-91 से लेकर के अब तक उस एक्सोडस का प्रयोग कैसे किया गया, किन राजनीतिक पार्टियों ने, किन नेताओं ने या किन फिल्मकारों ने कैसे प्रयोग किया, आई डोंट नो, बट एक फैक्ट, एक स्टूडेंट के रूप में हमें यह पता होना चाहिए कि एक एक्सोडस हुआ, ये फैक्ट है। ओके, तो एक उत्पीड़न हुआ, परसिक्यूशन हुआ उन लोगों का, जिनोसाइड भी आप कह सकते हैं हुआ, तो वहाँ से पलायन हुआ। घाटी के माहौल, वादियों के माहौल जो हैं वो बिगड़े। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अक्सर ये कहती पाई जाएगी कि प्रयास हो रहे हैं इस हालात को स्थिर करने के, लेकिन आज दिन की परिस्थिति यही है कि अलग अलग फॉर्म में ये वायलेंस ज़मीन पर आती हैं। कभी स्टेट के बीच में और विरोधियों के बीच में स्टोन पेल्टिंग के एपिसोड्स दिखते हैं, कभी आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल किलिंग्स के केसेस और एपिसोड्स बढ़ने लग जाते हैं, कभी ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। ये सारी चीज़ें बारी बारी समय पर होती रही हैं, लेकिन माहौल वहाँ के स्टेबल नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। तो कश्मीर इन चीज़ों से भरा रहा, इसलिए विकास नहीं हो पाया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाई, इन कारणों से इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पाई, इसी कारण से वहाँ पर सोशल सेक्टर और इकोनॉमिक सेक्टर से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आ पाया, वो क्षेत्र उतना विकसित नहीं हो पाया। ये बड़ा कारण हो जाता है कि ग्रुप्स, ख़ासतौर यूथ, डिसएंचेंटेड रहते हैं क्योंकि उनका विकास नहीं हो रहा होता। ऐसे में आप उन्हें किसी तरह से बरगलाएं या इलिसिट एक्टिविटीज़ में यूज़ करें, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये चीज़ें हुई हैं। ओके, अब आता है सवाल कि कश्मीर को लेकर के भारत पाकिस्तान के बीच में इतना द्वंद्व आखिर किस बात का। एक बात सोचिए ना आप, देखिए अगर मैं स्विस कनाल को लेकर के दो मुल्कों के बीच में या दुनिया के दो ब्लॉक्स के बीच में द्वंद्व देखूं तो कारण समझ आता है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट कमर्शियल ट्रेड लाइन है, जो उसे कंट्रोल करेगा हैवी टोल कमा सकता है, स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस रखेगा। तो बार बार सवाल आता है कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच में उनके संबंधों को ख़राब करने के कारण है, संबंध अच्छे नहीं हो पा रहे, कश्मीर का एक बड़ा मुद्दा है। सवाल ये है कि वाई कश्मीर, क्या है कारण उसका मुख्य। तो जब मैं उस हिसाब से जाता हूँ तो कश्मीर ऐसा कोई कमर्शियल स्केल पर मिनरल रिच एक्सप्लॉइटेबल इलाका तो है नहीं, अभी तक कोई ऐसे मिनरल्स या पहाड़ों की ऐसी कोई खुदाइयाँ तो वहाँ नहीं हो रही। अक्सर खबरें आती रहती हैं कि ये मिनरल वहाँ मिला है जो फ्यूचर के लिए बड़ा प्रॉमिसिंग है। अभी अभी खबर आई कि लिथियम के भारी रिजर्व्स मिले हैं जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को काफ़ी सपोर्ट करेंगे। देखिए अभी बातें हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन में बेअंत नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। कई ज़मानों से हमने तैयारियां शुरू की थी, 2009-10 तब पढ़ रहे थे, रिलायंस को उसके ठेके दिए गए हैं। कहाँ हो रही है प्रोडक्शन, क्या है उसके नतीजे अभी तक। तो प्रैक्टिकली अगर प्रेजेंट समय में देखें तो ऐसे कोई मिनरल्स और उनके एक्सप्लॉयटेशन हमें कश्मीर के क्षेत्र में नहीं मिलते जिसको लेकर के दो मुल्कों में इतने बड़े स्तर की लड़ाई हो कि वो उस क्षेत्र को कब्जाना चाहते हैं। तो फिर क्या महत्वपूर्ण रह जाता है, एक चीज़ महत्वपूर्ण होती है और वो है वाटर रिसोर्सेज। पाकिस्तान की अगर हम देखें तो लाइफलाइन की तरह काम करते हैं इंदस रिवर सिस्टम, और इंदस रिवर आप सब जानते हैं, चीन यानी कि तिब्बत, भारत यानी कश्मीर का क्षेत्र और पाकिस्तान, इन तीन मुल्कों से होकर के वो नदी गुजर रही है। ऐसे में भारत में उसका अच्छा खासा स्ट्रेच है, अगर भारत उसे रोकता है, बांध बनाता है,
तो पानी की भारी कमी आ सकती है, पानी चोक किया जा सकता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के लिए ये एक थ्रेट का कारण तो है, लेकिन फिर उसको भी लेकर के देखा जाए तो समझौता है दोनों मुल्कों के बीच में। इंदस और उसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर के दोनों मुल्कों में एक समझौता है। इंदस वाटर ट्रीटी के तहत वो काम चल रहा है और वो एक लेवल पे स्मूथ है। आप देखेंगे, आप इसको लेकर के बहुत कम डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे, बहुत ही कम होता है, इसको लेकर के उतने डिस्प्यूट्स नहीं आते। फिर समस्या कहाँ है? ज़्यादा बड़ी समस्या मुझे नज़र आती है कि कश्मीर का महत्व स्ट्रेटेजिकल है, उसका टैक्टिकल महत्व है। आप देख सकते हैं, इस तरफ चीन है और उस तरफ पाकिस्तान है, और अगर कश्मीर का एक क्षेत्र भारत से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो चीन और पाकिस्तान के बीच सीधा संबंध बनता है। ये दोनों ही भारत के पड़ोसी हैं, और दोनों ही अगर भारत के उत्तरी क्षेत्र में यहाँ स्थापित हो जाते हैं तो भारत के लिए वो दोनों एक बहुत ही टैक्टिकल पोजीशन पर बैठे होंगे। भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। ये चीज़ भारत की सॉवरेनिटी को हार्म करती है। भारत की अंदरूनी मुक्त राजनीति, जो फ्री पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, हम अपने नियम कानून खुद बनाते हैं, ये चीज़ उनको प्रभावित करती है। आई बात समझ में? एंड इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, और बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, आपका 1 इंच भी भूमि यदि जा रही है तो सॉवरेनिटी हार्म हो रही है। ये परमिशन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। तो इस सरकारों पर भी एक प्रतिबंध है इस बात का कि आप ये होने ही नहीं दे सकते, किसी भी कीमत पर आपको उस चीज़ को रोकना है। तो एक स्ट्रेटजिकल महत्व तो है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो ये कि ये कश्मीर का मुद्दा दो मुल्कों में इतना इसलिए धधक जाता है, कारण है दैट हिंदू मुस्लिम डिवाइड। देखिए, जो पार्टीशन के बीज जब बोए गए, कॉलोनियलिज्म को इसमें मैं बड़ा जिम्मेदार मानता हूँ। देखिए, जो हमारे मुल्क में विविधता है, एक दैट डाइवर्सिटी को अगर आप चाहें तो धीरे धीरे कम्युनलिज्म में बदल सकते हैं। खासतौर जो डाइवर्सिटी रिलीजन के आधार पर हो, उसे आप सांप्रदायिकता में बदल सकते हैं। और ब्रिटिशर्स के समय में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत भारत में जितनी भी अलग अलग तरह की विभिन्नताएं और विविधताएं हैं, उन्हें एक खाई का रूप दिया गया, समाज को बांटा गया। वो हर क्षेत्र में हुआ, सिर्फ धर्म के क्षेत्र में नहीं। और 2 स्टेट 2 नेशन थ्योरी मजबूत होती गई और एट द एंड पाकिस्तान बना। ये 2 नेशन थ्योरी के समर्थन में ही, चाहे मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष, हिंदू नेशन के पक्ष में हो, समाज के बीच जहर घुलता चला गया। लेवल डिग्रेड हुआ बातों का, विचारों का। जो आपसी समरसता प्राप्त की थी भारतीय समाज ने इतने लंबे समय में, वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई उस समय के दौरान, और बहुत ही बिटर एक्सपीरियंसेस के तहत पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ। वो एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे। लोगों को इंसल्ट करना, डिग्रेड करना, उस मुल्क में और इस मुल्क में दोनों ही तरफ ये चीज़ें हुई। अब ऐसे में कश्मीर प्राइड का इशू बन जाता है। बार बार जब मुद्दा कश्मीर का आता है, वो हिंदू मुस्लिम की एक जंग का मुद्दा हो जाता है। वो मुद्दा बना हुआ है प्रेस्टीज के साथ कि पाकिस्तान सुपीरियर है या इंडिया सुपीरियर है। इंटरनेशनल अफेयर्स में, डिफेंस के मामले में, स्ट्रेटजिकली विच कंट्री इज़ मोर सुपीरियर, तो वो इशू ऑफ सुपीरियरिटी है। फिर दूसरी कहानी कि जब बांग्लादेश अलग हुआ, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तो पाकिस्तान के लिए ये एक और बड़ा साख का मुद्दा बन गया कि अब वेस्ट के क्षेत्र में, नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्र में भारत के भी अंग तोड़े जाएंगे और अलग किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये मैटर ऑफ हिंदू मुस्लिम रिफ्ट है, जो आज़ादी से बहुत पहले की एग्जिस्टेंस में आई, और 2 मुल्क भी बने, उसके कारण 2 मुल्क भी बने। उसके बाद वो चीज़ें चलती रहीं, और आज दिन तक बार बार कश्मीर के विषय में वो चीज़ें ज़िंदा हो जाती हैं जब भी वो चीज़ आती है। यहाँ कश्मीर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा बड़ी है। इसलिए प्रयास ये रहे भी हैं और आगे भी होने चाहिए कि इस बात पर चर्चा होनी कि कश्मीर को किधर ले जाना है, इधर रखना है, उधर जाना है। जिनके पास है इस समय कश्मीर, जैसे भारत के पास है, अधिक प्रयास इस विषय में होने चाहिए कि हम समाज में उस आपसी समरसता को दोबारा ले आएं। वो जो रिफ्ट जिसको बार बार इनकैश किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, अगर हम उस रिफ्ट को दूर कर पाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा।
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई कम्युनिटीज़ एप्रीहेंसिव हैं सरकार को और लार्जर इंडियन सोसाइटी को लेकर के, अगर हम शुरुआत में तो नतीजे हो सकता है ना भी मिले और नतीजे एंटी भी हों, लेकिन अगर लंबे समय तक प्रयास रहते हैं तो हो सकता है हम कन्विंस कर पाएँ कम्युनिटी को और वहाँ पर एक आपसी समरसता बन पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि साथ साथ दूसरे फ्रंट पर भी काम हो। सिक्योरिटी भी मैनेज करिए आप, एलिमिनेट भी करना ज़रूरी है उनको जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, उन्हें एलिमिनेट करिए साथ साथ। लेकिन साथ साथ वहाँ रोज़गार आए, शिक्षा के आधार बढ़ें, कामकाज के आधार बढ़ें, लार्जर इंटीग्रेशन दिखे कश्मीर का भारत के साथ, सैलानी बढ़े, टूरिज़्म बढ़े वहाँ पर, हम उन्हें उन वहाँ की कम्युनिटीज़ जो हैं वो हम उन्हें हृदय से अपना माने, वो हमें अपना माने। तो सरकार जहाँ एक तरफ नेगेटिव एलिमेंट्स को एलिमिनेट करे, दूसरी तरफ वहाँ पर रोज़गार की, शिक्षा की, चिकित्सा की संभावनाओं को बढ़ाए, लेकिन तीसरी तरफ दिल से उन्हें स्वीकारे, अपना भी माने। इसका मतलब उन्हें प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए और पूरी लार्जर सोसाइटी को, पूरे इंडिया लेवल पर यह मैसेज जाए, स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। तो मुझे लगता है बड़े फ़र्क नज़र आएंगे। लेकिन अगर जो पहले पास्ट में हुई एट्रॉसिटीज़, ख़ास तौर पर देखिए समस्याओं का मुख्य कारण पता कहाँ है? कोई भी पंथ जो है वो ये नहीं कहता कि आप किसी के पंथ को नुकसान करें, किसी के पंथ से जुड़े धार्मिक स्थानों को नुकसान पहुँचे। पंथ ये नहीं कहते। पंथ के दिए विचारों को समझने वाले ने समझा कैसे, पहली बात ये। दूसरी बात, अब देखिए सपोज कीजिए किसी जगह ए में, कोई जगह ए है, वहाँ पर हो सकता है कई तरह के धार्मिक स्थान और कई तरह के धार्मिक एंटिटीज़ उस क्षेत्र को पीछे की ओर ले जा रही हूँ, बैकवर्डनेस, ब्लाइंड बना रही हूँ सोसाइटी को, सुपरस्टिशियस बना रही हूँ, समाज में हार्मनी को ख़राब कर रही हूँ। तो इस क्षेत्र ए में हो सकता है कोई एक ऐसा नया पंथ इमर्ज हो जाए जो इन सब चीज़ों की, जो समाज में बैर बढ़ा रहा है, एनिमसिटी बढ़ा रहा है, पीछे की ओर ले जा रहा है, विज्ञान की ओर बढ़ने नहीं दे रहा है, इन्हें ख़त्म करने की हिदायत दे नया पंथ। पर ये तो ए प्लेस से जुड़ी बात थी। पर अब जब ये पंथ प्लेस बी में आएगा, हो सकता है वहाँ के समाज की प्रॉस्पेरिटी का कारण ही डाइवर्सिटी हो। वहाँ पर जो अलग अलग पंथ रह रहे हैं वो उनके डीएनए में ही हो कि आपसी समरसता से बसते हैं, वो सब कम्युनल हार्मनी उनके ब्लड में हो। एक ही स्थान पर आपको सभी से जुड़े धर्म स्थान मिल जाए, अलग अलग पंथों से एक ही साइट पे जाइए और मिल जाए, सब एक दूसरे से प्रेरणा ले रहे हो। एनिमिसिटी हटाने की जगह कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हो। प्लेस बी में ये हो सकता है ना। तो अब हो ये जाता है कि जब हम सेम चीज़ को ओवरलैप कराना चाहते हैं ना, कि एक पंथ प्लेस ए से निकल के प्लेस बी में जाके भी वही विचारधारा को प्लेनली फॉलो करे जो प्लेस ए के लिए तो सूटेबल थी पर प्लेस बी के लिए नहीं, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। अब आप प्लेस बी में भी आकर के इन सब चीज़ों को नष्ट कर देंगे, अगर नुकसान पहुंचा देंगे, तो उसके उस समय फौरी तौर पे आपको तो बहुत लाभ हो सकते हैं। आपकी कम्युनिटी में सेंस ऑफ सुपीरियरिटी आ सकता है, आपको एक वहाँ पर सपोर्ट मिल सकती है डरे हुए लोगों की या कमज़ोर लोगों की, या लोग भय के कारण आपसे जुड़ सकते हैं, या आपके साथ जो लोग चले आ रहे हैं वो आपको एक मजबूत शासक समझ सकते हैं। ये तो बड़े लाभ आपको मिल जाते हैं। लेकिन एक दूरदर्शी शासक कौन होता है? दूरदर्शी राजा कौन होता है? जो ये राजा क्या है असल में? मैं राजा का अस्तित्व मांगूं आपसे तो आप क्या बताएंगे? राजा का अस्तित्व क्या है? राजा का अस्तित्व उसकी प्रजा है, जैसे ईश्वर का भक्त है। तो ईश्वर क्या प्रबंध करके जाएंगे कि सदैव भक्त उसका आनंद में रहे। तो राजा के प्रबंध कैसे होने चाहिए? ये राजा तो आज है कल नहीं, लेकिन उसकी प्रजा अनंत काल तक सुखद रहे। दूरदर्शिता की मैं कमी मानता हूँ, यहाँ पे विजन की कमी मानता हूँ, सलाहकारों की विजन की कमी मानता हूँ। तो ऐसे में